हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, हाई कोर्ट के चैप्टर के कंटेक्स्ट में अब हम लोग एक टॉपिक को देखते हैं, टेन्योर, रिमूवल एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सिमिलरली क्या टेन्योर फिक्स कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के जज का? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ पहले मैं, नहीं, हाई कोर्ट के जज का भी नहीं कर रखा। क्यों भाई, कोई ज़्यादा स्पेशल है कि उनका नहीं कर रखा होगा, इनका फिक्स कर रखा होगा? नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 प्रोविजंस इस कंटेक्स्ट में मेंशन करी हुई हैं। नंबर 1, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो टेन्योर वाली बात है ना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर पे चलें, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में कितनी प्रोविजंस मेंशन कर रखी हैं? 3। हाई कोर्ट के केस में देखो 4। नंबर 1, हाई कोर्ट का जो जज है, ही और शी विल होल्ड ऑफिस अंटिल ही और शी कंप्लीट्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के केस में कितना? 65। तो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूँ दिस इज द अपर लिमिट? ओरिजिनली अपर लिमिट, बाद में चेंज होगा कि नहीं होगा अभी हम आगे देखते हैं। ओरिजिनल संविधान में ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आ गई ना वही वाली बात, रिटायरमेंट एज जो है इट हैज़ बीन रेज्ड, ये भी बड़ी थी, पहले 60 थी, ये देखो एक और अपडेट दे दिया इसने में, बाद में 62 हुई बाय 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। तो यानी कि ओरिजिनली फिर हाई कोर्ट का कितना बोला प्रोविज़न जो है इसने सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना बोला? 60 ईयर्स। और फिर अब कितना है, मतलब अभी जो आपके सामने दिख रहा है 62, कैसे रेस करा गया था? नहीं वो तो चलो ठीक है, कौन सा 15th अमेंडमेंट है, ठीक है। ही और शी होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही और शी कंप्लीट्स द एज ऑफ 62 ईयर्स, ठीक है। तो ही और शी होल्ड्स ऑफिस अंटिल और ही और शी कंप्लीट्स द एज ऑफ 62 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर उठता है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इस एज कि मतलब बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, रिटायरमेंट की एज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। अगेन देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन था? प्रेसिडेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट के केस की अगर हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट के केस कंटेक्स्ट में या फिर हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? नहीं। यहाँ पर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इज एज इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद, देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और डिसीजन जो होता है प्रेसिडेंट का, अब वो फाइनल होता है। यानी कि एक बार के लिए बात वही है ना, मैंने बोला ना, एक किंतु परंतु तो आ ही जाता है राष्ट्रपति के सामने। वो भी सोचते हो कि भाई एक तो कर लेते खुद यार, के कभी तो मैं शीशे में जो मुझे दिख रहा है मैं उससे कंसल्ट कर लूँ, यानी कि अपने आप से कंसल्ट कर लूँ किसी मुद्दे में। तो बात देखो घुमा फिरा के वही आ जाती है ना। मैंने क्या गलत बता रखा है आपको कि सांस और सुसु करने के अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास। हर चीज़ में कंसल्टेशन, इससे पूछना, उससे पूछना, पीछे से डिसीजन आना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ कहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जब भी हाई कोर्ट के जजेस की एज का कि वो कब तक रहेंगी, रिटायरमेंट एज का, जब भी कोई ये प्रोसीजर या फिर प्रोसेस डिटरमाइन होता है या फिर इनकी अपर लिमिट डिसाइड होती है या इसको लिमिट को चेंज भी करना है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन एक बार के लिए उनको कंसल्ट करना पड़ेगा सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। याद रखना, नॉट ऑफ हाई कोर्ट, इंडिया को। और फिर उनका डिसीजन जो होता है इस रिगार्ड में फाइनल होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको अलग लगा सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर से? काफ़ी अलग है ना, ठीक है। और उनकी एज की जो अथॉरिटी है ना, जैसे श्रेया जो आप बोल रहे थे, वो एक्चुअली देखो प्रेसिडेंट नहीं, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है ना, थ्रू एन एक्ट और लॉ। यहाँ पर प्रेसिडेंट करेंगे सीजीआई से कंसल्ट करके। हाँ, एक बार कंसल्ट कर लिया फिर जो वो डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि मतलब मान लो अगर उन्होंने बोला हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है वो होनी चाहिए 69 ईयर्स,
प्रेसिडेंट किससे डिसाइड करेंगे, किससे कंसल्ट करेंगे जाकर ये CGI से। अगर उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम देख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रेसिडेंट ने बोला यस रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज टू बी 69 ईयर्स, ठीक है, अब क्या ये कुछ हो सकता है चैलेंज वगैरह नहीं। उसके बाद ही और शी कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिजाइन करते हैं, प्रेसिडेंट को ही लिखकर। उसके बाद रिमूव इनको करा जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। सेम चीज़ है ये, रिमूव करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। हाई कोर्ट में भी यही चीज़ चल रही है, ठीक है। उसके बाद समझ गए ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। 2 कीवर्ड है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन जब रिमूवल की बात होती है तो प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर तो है नहीं कि अपनी मर्जी से रिमूव कर दिया कि थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है इसको हटाओ, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन की बेसिस। अब जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, ही और शी वेकेट्स हिज और हर ऑफिस व्हेन ही और शी इज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तब उनको ऑफिस छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम रिजाइन क्यों नहीं लिख रहे हैं, रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है ही इज नो मोर अ जज इन हिज लाइफ, इन हिज करियर, है ना। रिमूव का मतलब धक्के मार के बाहर निकाल देना, ये विलिंगली नहीं है। वैकेट का मतलब क्या होता है, आपको एक कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर आप किसी और कुर्सी पर जाकर बैठना चाहते हो, राइट। आप 2 ऑफिस में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो श्रेया, बगल वाली बिल्डिंग से भी सैलरी ले सकते हो क्या, है ना। 15 मिनट यहाँ बैठ जाती हूँ, 15 मिनट वहाँ बैठ जाती हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ठीक है। ही और शी वेकेट्स हिज ऑफिस when he or she is appointed as the judge of the Supreme Court and when he or she is transferred to another high court, ठीक है। दूसरे हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफर हो गया, या फिर ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अपॉइंट करे जा रहे हैं, तब इनको जो अपना करंट ऑफिस है जिस भी हाई कोर्ट के अंदर ये बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली बात है हम हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन चीफ जस्टिस है एक रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का, और कल को उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो पर्सन जो है वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट, तो वो वहां जाकर एकदम से CGI बन जाएंगे क्या, क्या बनेंगे, जज बनेंगे, है ना। और अगर CGI बनना तो सीनियर मोस्ट होने चाहिए, वेरी गुड, यही जानना चाहता था, ब्रेन इज वर्किंग, वेरी गुड। रिमूवल ऑफ जजेस, किसकी बात हो रही है, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो एक जज होते हैं हाई कोर्ट के, ही और शी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज और ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के भी यही हाल है ना। लेकिन प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं ऐसे किसी भी रिमूवल ऑर्डर को ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जब पार्लियामेंट ने उनको रिकमेंडेशन दे रखी हो, जब उनको वो प्रेजेंट करी जाए प्रेसिडेंट को, इन द सेम सेशन फॉर सच अ रिमूवल। सेम सेशन फॉर सच अ रिमूवल का मतलब क्या है कि अगर कल को लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के केस में तो आपने देख लिया था, सुप्रीम कोर्ट के केस में आपने देख लिया था, फिर भी जो ये रिमूवल रेजोल्यूशन है ये लैप्स नहीं करता। हाई कोर्ट के केस में क्या ये रिमूवल रेजोल्यूशन लैप्स कर जाएगा क्या, हाई कोर्ट के जज का जो रिमूवल मोशन है वो लैप्स कर जाएगा क्या, नहीं करना तो नहीं, करता ही नहीं है, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, रिमूवल रेजोल्यूशन है, रिमूवल मोशन, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो वो लैप्स नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, वहाँ पर उन्होंने मार्क नहीं कर रखा, तभी तो मैं चैप्टर्स को साइमल्टेनियसली पढ़वाता हूँ साथ साथ रखकर। ये वाली बात वही है, जो इम्पीचमेंट मोशन है फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज, इट डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये चीज़ थी, हाई कोर्ट के केस में भी यही चीज़ है, ठीक है।
अब वहाँ पर क्या चाहिए होता था हमें, रिमूवल मोशन को पार्लियामेंट में अगर पास करवाना है तो कितनी मेजोरिटी, कैसी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। हाई कोर्ट के केस में देखते हैं, सच अ रिमूवल मोशन या फिर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो किनको दिया जा रहा है कि हाँ एक ऑर्डर जारी करके इनको रिमूव कर देना, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वही वाली बात है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सेम चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के केस में जो ग्राउंड थे वो दो थे, मिसबिहेवियर जो कि प्रूव हो जाए एंड इनकैपेसिटी। हाई कोर्ट के केस में भी सेम ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड दूसरा इनकैपेसिटी। लेकिन बात तो वही आ गई, ये वर्ड्स वेगली डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड तो है नहीं। तो यहाँ पर देखो, एक जो जज है हाई कोर्ट का, ही और शी कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलकर ये दो बातें चला गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जिम्मेदारी किसको दे रखी है कि कौन डिटरमाइन करेगा ये कैसे क्या होनी चाहिए, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का हमेशा काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हाँ जिम्मेदारी दी है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज़ को कैसे लेकर आना, एक्ट की फॉर्म में, लॉ की फॉर्म में। तो सिमिलरली जो सेम एक्ट जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस को रेगुलेट करता है, यहाँ पर भी यही चीज़ है। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1868 ये एक ऐसी प्रक्रिया को बताता है कि हाउ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। और यहाँ पर भी इनके प्रोसेस को बोला गया है, हाई कोर्ट के जज हैं फिर भी बोला गया प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, अब ये जो रिमूवल मोशन है, यानी कि बात चल रही है एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव करवाना है, ये रिमूवल मोशन जो है पार्लियामेंट के अंदर कि इसके ऊपर चर्चा हो, डिस्कशन हो, उसको एक्सेप्ट करवाने से भी पहले इट मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। किसी को भी दिया जा सकता है, या तो स्पीकर को या चेयरमैन को। एक बात याद रख लेना, ये रिमूवल प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, कौन हमारे देश में कौन सी बॉडी डिटरमाइन कर रही है, पार्लियामेंट। हाई कोर्ट के केस में पढ़ते पढ़ते इतना भी भावनाओं में मत बह जाना कि यहाँ पर पता चला आप स्टेट लेजिस्लेचर को ले आओ कि स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा क्योंकि वो उस स्टेट का हाई कोर्ट है, और यहाँ पर आप विधानसभा विधान परिषद लिखने लग जाओ। बट ये अपना स्टेट रखना मेंटेलिटी, इसलिए मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं अलग अलग करके भी पढ़ा सकता था इनको, क्योंकि कहानी वो एक ही है इन तीनों चैप्टर्स की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, तो मतलब ये जस्ट एक चीज़ मैंने आपको बोल दी आपके ब्रेन को एक हिंट देने के लिए। तो ये गलती मत कर देना कि मतलब पढ़ते पढ़ते कहीं इतना ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर लिखने लग गए यहाँ पर हाई कोर्ट के केस में। नहीं, पार्लियामेंट ही डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही है, गवर्नर नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो कोई रिमूवल प्रोसेस आगे कैरी आउट नहीं होगा, लेकिन अगर एडमिट कर दिया, ठीक है, द स्पीकर और द चेयरमैन। यहाँ पर ये और करके क्यों लिखा हुआ है, किसी भी हाउस की एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया था ये, है ना, 150 मेंबर्स के द्वारा, है ना। 50+100 क्या, ये जब ये रिमूवल मोशन को इनिशिएट करने की बात होती है, जो चिट्ठे पे इनको सिग्नेचर वगैरह करके देने हैं कि हाँ जी हाई कोर्ट के एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को रिमूव करना है, तो मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा होगा क्या, ये दो चिट्ठे बनेंगे इसके कि एक लोकसभा एक वो अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे और राज्यसभा वाले अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे? नहीं, 100 लोकसभा के हैं ना, 50 राज्यसभा के हैं। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मतलब मान लो देखो, इट मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। किसी को भी दिया जा सकता है कहीं पर भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी भी हाउस के अंदर। हाँ, वो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, और वाली बात है, ये कहीं पर भी इनिशिएट हो सकता है।
बात वो है ना कि अगर एक हाउस से इनिशिएट हो भी गया, हाँ चलो मेरे को ना 150 को कंबाइंड नहीं बोलना चाहिए, एक एक के पास भी अगर जा रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे लोकसभा के पास पावर होती है, तो क्या ये सिर्फ लोकसभा को दिया जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि आप कल को ये सोचो कि सरकार यहाँ पर लोकसभा के अंदर ही बैठती है तो फिर ये लोकसभा को ही देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के अंदर भी ये चीज़ आराम से इनिशिएट हो सकती है। ये इनिशिएट क्या हो रही है? रिमूवल मोशन की, मतलब चर्चा होनी चाहिए कि इसको हमें करवाना है, क्या कहते हैं, ये रिमूव करने का प्रोसीजर आगे करवाना है इनिशिएट के नहीं करवाना है। चेयरमैन या फिर स्पीकर इसको देख लेंगे अपने हिसाब से। अगर ये एडमिट हो जाता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्पीकर को दिया गया था तो कितने मेंबर्स ने साइन करके दिया था? अगर यहाँ दिया गया होगा तो एमपीज कितने? चेयरमैन 50, ठीक है। ये क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के केस में लोग क्या करते थे? 3 मेंबर कमेटी, सेम यहाँ पर 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। ये प्रोसेस पता है पूरा सेम इसलिए होगा बिकॉज आप ये देखो, सेम एक्ट इज रेगुलेटिंग द रिमूवल प्रोसेस ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमेशा इसको ना कोई रूल मत मानने लग जाना कि एक कोई एक्ट है तो वो हर जगह स्ट्रक्चर उसका सेम ही होगा। कभी कभार बहुत सारी जगह पर आप ऐसा पढ़ोगे कि यूनियन लेवल पे बात अलग हो जाती है, स्टेट लेवल पे बात अलग हो जाती है, ठीक है। एक्ट एक ही है। अभी 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी कि एक पर्टिकुलर जज को रिमूव करने के पीछे जो उनके खिलाफ जो चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करा जाए। इस कमेटी के अंदर होगा कौन कौन? एक तो चीफ जस्टिस या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अगर कमेटी को ये लगता है कि जो जज है, 2 ग्राउंड्स दिए रखे ना कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, तो फिर कमेटी बोल सकती है हाउस को, जी आप ये रिमूवल मोशन को इनिशिएट करो, वोटिंग वगैरह करवाओ, क्या करना है जैसा आपको ठीक लगे, आप वो प्रक्रिया को आगे करो। अगर ये मोशन पास कर दिया जाता है बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट को बोला जाता है आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेकर आइए फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। फाइनली प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं कि आई एम रिमूविंग द जज, क्योंकि पार्लियामेंट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने ऊपर क्या देखा? इट इज़ क्लियर डैट कि जो प्रोसीजर है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ये बिल्कुल मिलता जुलता है एज कंपेयर टू या इन अ सिमिलर मैनर विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल प्रोसेस ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। और कोई भी आज तक हाई कोर्ट का जज जो है वो इम्पीच नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हुआ है क्या? नहीं। एक लेकिन मोशन बिल्कुल जस्टिस बी रामास्वामी के द्वारा, उसके सॉरी उनके द्वारा नहीं, उनके अगेंस्ट। ट्रांसफर ऑफ जजेस, हाई कोर्ट की बात हो रही है। जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, टू अनदर हाई कोर्ट। कंसल्टेशन किसके साथ करनी पड़ेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। ट्रांसफर अगर हो गया है, जैसे मैंने मान लो कोई पर्सन बैठा हुआ था, कोई जज बैठा हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, एंड अब उसको ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है वेस्ट इंडिया से सीधा ईस्ट इंडिया, कलकत्ता हाई कोर्ट। बदल गई ना दिशा और दशा पूरी। लेकिन ऑन सच ट्रांसफर ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी कुछ ऐसा कंपनसेटरी अलाउंस जैसा कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करे। देख रहे हो, सैलरी के अलावा अगर इनका ये ट्रांसफ़र जो होता है तो सैलरी के अलावा कुछ कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलता है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा ये, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। 1977 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि जब भी ट्रांसफ़र होता है एक हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल मेजर होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, और ये किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जज एक यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ या जहाँ पर भी सेंटर
कि जो पार्टी है वो और भी राज्यों के अंदर है और वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके मंत्रिमंडलों के खिलाफ हाई कोर्ट एक या उसके जज जो है एक जजमेंट पास कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से मंत्रियों को जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आपने फटाफट से ट्रांसफ़र कर दिया उनका। या आपको लगता है कि अगर ये पर्सन यहाँ पर आया तो ये हानिकारक हो सकता है, ये हमसे चिढ़ता है, हमारी सरकार से चिढ़ता है, तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए 1977 में पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में ये चीज़ बोली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांसफ़र करवाते जाओ, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो आप जानते ही हो जुडिशरी के साथ कितने प्यारे संबंध थे उनके, है ना, ये चीज़ है। अगेन इन 1994 सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जुडिशियल रिव्यू नेसेसरी है ये देखने के लिए कि जजेस का जो ट्रांसफ़र करा जा रहा है अल्टीमेटली इसके पीछे बैकअप कौन होता है। प्रेसिडेंट भी ये जो चीज़ कर रहे हैं, हालांकि सीजीआई से कंसल्ट करके बता कौन रहा है प्रेसिडेंट को ये करने के लिए, कौन बता रहा है? PMNS काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, वही बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में बोला दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ नेसेसरी टू चेक आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस, कि ऐसा तो नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए सरकार ने या फिर नफ़रत भरी भावना के साथ या फिर जब उनको ये लगे कि जज जो है हमसे चिढ़ता है या हमारे लिए हमारे फेवर में डिसीजन नहीं देगा तो वो कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर सकता है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पावर जो कि प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन बैकअप जो होता है पूरा का पूरा बैक ऑफ द सिनेरियो जो होता है वो PMNS काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे इस चीज़ से, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट ओनली द जज हु इज ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज इट। जिनका ट्रांसफर हो चुका है सिर्फ वही चैलेंज कर सकते हैं, उनके ब्याह पे कोई और नहीं बोल सकता, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग एक छोटी सी बात जानते हैं थर्ड जजेस केस की। थर्ड जजेस केस के अंदर चार, देखो पहले 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, कि ये एक एक्सेप्शनल मेजर होना चाहिए, किसी भी तरीके से पनिशमेंट का कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। 1994 में बोला कि जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। फिर 4 साल के बाद जब थर्ड जजेस केस आया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन था दैट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस CGI को कंसल्ट करना चाहिए इन एडिशन टू द कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो करना ही करना, याद है, ध्यान से सुनना। हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं इस बारी अब जजेस केस की, मैंने बताया था ना कहानी लंबी कहानी है, अलग अलग जगह पर तितर बितर करके दे रखी होती है। अभी जो थर्ड जजेस केस की हमारे सामने कहानी आ रही है उसका टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ जजेस, हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज की ट्रांसफर की बात क्यों नहीं लिखी हुई है? वो तो एक ही जगह बैठेंगे, शाबाश, ठीक है, एक ही तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश के अंदर, है ना ठगलाइन? कहाँ पर है, कहाँ पर है? दिल्ली में, अच्छा। और इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ पर है? इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ पर है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट को? दिल्ली के कोलकाता? ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई भी एक सेलेक्ट करो, दिल्ली के कोलकाता। थप्पड़ मारो अपने आपके, वो एक प्रोसेस होता है, इट इज़ नॉट अ रियल कॉलेज। तो थर्ड जजेस केस 1998, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ, कि अगर एक हाई कोर्ट के जज का, किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना चाहिए, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस का जो उनका ग्रुप बन रखा रहता है ना सुप्रीम कोर्ट के, जिसको हम लोग कोलिजियम कहते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स, इस मतलब ये एडिशनल में लेने चाहिए उनको, द चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स, वन फ्रॉम विच जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड अदर रिसीविंग हिम। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट जो है, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थर्ड जजेस केस की कहानी को याद रखना, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ट्रांसफ़र की कहानी है, जब भी एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो चीफ जस्टिस को कंसल्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ट्रांसफ़र तो वही करेंगे ना, ट्रांसफ़र वही करेंगे ना, क्यों? ये लाइन भूल गए? इधर देखो, आराम से समझो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ उसको। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज
फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ये कहानी क्लियर है? पहले बताओ। दूसरा कीवर्ड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर इन्होंने जो नीचे बात लिख रखी है पूरी कहानी नहीं लिख रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ट्रांसफर करना है प्रेसिडेंट को, ये कंसल्ट करेंगे किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्दर कंसल्ट करेंगे किसको? कोलिजियम को। इस कोलिजियम के अंदर कितने जजेस होने चाहिए? 4। कहां के होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के। कैसे होने चाहिए? सीनियर मोस्ट। ठाकुरानी सीनियर मोस्ट है, ऐसा मुझे सुपरमैन में समझ जाना, ठीक है? सीनियर मोस्ट। यहां तक क्लियर है कहानी? थर्ड जजेस केस के अंदर लेकिन एक बात एडिशनली बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि जब ट्रांसफर का मुद्दा हो ना, जैसे कि अभी तक हम जो ये चैप्टर पढ़ते आए हैं, हम कोलिजियम के मामले पर खत्म कर देते हैं श्री अपनी कहानी, है ना? लेकिन ये बोल रहा है कि सीजीआई को ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको तो कंसल्ट करना ही है, प्लस 2 लोगों को एडिशनली और कंसल्ट करना है। देख रहे हो ना? इन एडिशन टू द कोलिजियम, कीवर्ड देखो, इन एडिशन टू द कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इनके अलावा अभी इनके अलावा है कौन? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स। अभी कौन होंगे? देख रहे हो? चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स। एक वो वन फ्रॉम विच द जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड। कहानी मैंने क्या बताई थी अभी ऊपर? ये कहां से कहां जा रहे हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट से, मतलब एग्जांपल के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है? एक तो कौन से चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा? वन फ्रॉम विच द जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड। कहां से ट्रांसफर करा जा रहा है इनका? चीफ जस्टिस ऑफ, क्या लिख दूं मैं यहां पर? बॉम्बे हाई कोर्ट। दूसरा, द अदर रिसीविंग हिम। कौन सा हाई कोर्ट इनको रिसीव कर रहा है? कलकत्ता। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कहानी समझ में आई? ट्रांसफर के केस में थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जब भी प्रेसिडेंट ट्रांसफर करने रखेंगे करेंगे यही, सीजीआई से कंसल्ट करना है। सीजीआई अपने कोलिजियम से कंसल्ट करेगा जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है? एडिशनली 2 लोगों को, चीफ जस्टिस को और उनके कोलिजियम को और कंसल्ट करना है, ठीक है? वो होंगे 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब ये 2 हाई कोर्ट कौन से हैं? जहां से वो गए हैं और जहां पर वो जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाह रहा था कि प्रेसिडेंट ने जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ लिया, ये काफी नहीं है। सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। हमने फिर ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका ट्रांसफर होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ हाई कोर्ट के केस में पॉसिबल है। समझ में आया? और अगर सिर्फ प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके अगर ये स्टेप ले ले, तो यानी कि बाकी जजेस जो है से फिर ये चैलेंज कर सकते हैं, कोलिजियम भी सीजीआई के खिलाफ खड़े हो सकता है कि ये तो कंसल्टेशन प्रोसेस है ही नहीं, एज पर द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जजेस केस ऑफ 1998। ये सीजीआई कौन होते हैं सिर्फ अकेले बोलने वाले? सीजीआई ने कि हम चारों सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करा, क्या उन्होंने एडिशनली, जैसा कि थर्ड जजेस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करा कि जहां से वो ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रांसफर होने के बाद जहां पर वो जाएंगे उधर के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करा? क्या ये चीज है? समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।